नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। सौम्या, श्रीकांत, उत्तम चतुर्वेदी, श्रेया, कमलेश, नेहा, यदुवंशी, दिव्यांशी, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्या काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ? अगर सब कुछ ओके है बेटा तो एक बार थम्स अप कर देंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी जल्दी से मुझे एक बार अपना रिस्पांस जरूर देंगे। जी मैं भी बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया। आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगी और फिर वहीं से लगाएंगे हम जहां से हमने कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, रिस्पांस आ चुका है कि सब कुछ ओके है। तो इसी के साथ बेटा फिर मैं आज की क्लास का आरंभ करूंगी। ठीक है, और आपकी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगी। पहला क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया है आपका कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन मैंने कल बेटा जी आपको होमवर्क के लिए दिया था और आपको बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कहां पर देंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर। जिसमें से ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर दिया था कि मैम सी इसका आंसर होगा, पनामा नहर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं बाकी की चीजें आपको बताऊंगी बेटा, तो बाकी की चीजें आप देख लेना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये मानव निर्मित जल मार्ग है, लिखिएगा, यह मानव निर्मित जल मार्ग है, यह मानव निर्मित जल मार्ग है। कौन सा? तो आप कहोगे पनामा नहर। इसे मानव ने बनाया है और उसके द्वारा निर्मित जल मार्ग है जो पनामा देश में स्थित है, जो पनामा देश में स्थित है, जो पनामा देश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बेटा आपसे बात करती हूं तो एक यहां पर लिखा है आपका कोरिथ नहर। तो बेटा ये ग्रीस यूनान में है आपकी। कहां पर है ये? ग्रीस यूनान। इसके बारे में लिखना, ग्रीस यूनान। और ये किस किस को जोड़ती है? तो आप कहोगे कि मैम ये आपका सरोनिक और कुरिंथ खाड़ी, सरोनिक और, लिख लीजिएगा, सबका सॉल्यूशन बता रही हूं, और कुरिंथ खाड़ी, और कुरिंथ खाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है आपका कील नहर, जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। नेक्स्ट है स्वेज नहर, जो काफी फेमस है आपकी, स्वेज कनाल। और स्वेज कनाल आपकी कहां पर पड़ती है? तो मैम मिस्र में, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मिस्र, लाल सागर और बेटा जी भूमध्य सागर, लाल सागर और बेटा भूमध्य सागर। तो ये इसका पूरा चारों का चारा आपका क्या था, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आंसर क्या था? तो आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सी, उधर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 1935 का अधिनियम आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है बेटा, 1935 का अधिनियम लिखेंगे। सबसे बड़ा अधिनियम आपका यही था जो ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। ठीक है, सबसे बड़ा अधिनियम था बेटा। और आप ये भी लिखेंगे इस अधिनियम का हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है।
और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है। फेडरल कोर्ट आपका एस्टेब्लिश हुआ था कहां पर? दिल्ली में। और इसने कार्य प्रारंभ कब से किया था? स्थापना हुई थी इसकी 1937 में। पूरी डेट है 1 अक्टूबर 1937। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? वर्मा, जिसे आज आप म्यांमार कहते हो, को भारत से पृथक किया गया था। को भारत से पृथक मतलब सेपरेट किया गया था। और बेटा जी कब? 1937 में, ठीक है। 1935 के अधिनियम की अगर मैं बात करती हूं बेटा, तो आगे देखिए यहां पर इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया? तो इसी अधिनियम के द्वारा बेटा आपका जो है केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। केंद्र में द्वैध शासन इसी अधिनियम से आया था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त इसी अधिनियम के द्वारा बेटा जी किया गया था। प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन समाप्त, ठीक है। अगर देखिए यहां पर उसके बाद में अगर मैं बात करती हूं तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ था। और आपका और क्या किया गया था इसमें? और लिखिएगा यहां पर, हाँ, इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में क्या हुए थे? 11 प्रांतों में चुनाव इसी अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रयास किया था, लेकिन ये स्थापित नहीं हो पाया था क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। इसमें कहा था कि इसमें ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल होंगे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, और इसके अलावा देशी रियासतें भी शामिल होंगी। लेकिन देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और जब इन्होंने मना कर दिया बेटा, तो ये जो अधिनियम है ये क्या हो गया आपका? आप कह सकते हो कि ये अधिनियम मैम यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इसका जो ये प्रावधान था आपका जो है ऑल इंडिया फेडरल यूनियन का, वो प्लान फ्लॉप हो गया, ठीक है। और बेटा आपको और भी बात बताऊं मैं, एक मिनट थोड़ा सा प्लेन स्लाइड ऐड करूंगी। तो और अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ, फेडरल कोर्ट हो गया, संघीय न्यायालय हो गया, केंद्र में द्वैध शासन हो गया, इलेक्शन हो गए, और वर्मा वाला पॉइंट हो गया। अब देखो एक दे रखा है इसमें 1919 का अधिनियम। और 1919 का जो अधिनियम है इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और बेटा इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की क्या हो गई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। किस अधिनियम से? तो मैम 1919 के अधिनियम से। और इस अधिनियम से शुरुआत होकर खत्म कब हो गया था बेटा जी? 1935 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1935 में हो गया था। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अब देखिए अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, अभी देखिए एक बार चेक कीजिए जल्दी से। अभी क्लियर है? अभी कोई अभी दिक्कत है या क्लियर है ये बताओ पहले। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अब ठीक है, चलो आगे आइए। तो प्रांतों में क्या शुरू हो गया बेटा? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। और क्या हुआ? अब देखिए एक उसमें ऑप्शन दे रखा है आपका 1892 का एक्ट, 1892 का अधिनियम, तो जिसे कहते हैं भारत शासन, सॉरी, भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा सबसे बड़ा काम क्या हुआ था? तो आप कहोगे इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार इसी अधिनियम में मिला था। एक है बेटा आपका 1909 का अधिनियम, जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें क्या हुआ था? मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर, बेस्ड ऑन कम्युनल, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। ठीक है, ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी। और बेटा इन लोगों ने क्या किया था? इस चीज को देकर इन लोगों ने पता है क्या किया था? यहां पर एक पॉलिसी अपनाई थी, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति, ये इन लोगों ने अपनाई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग। बेटा अभी देखो जरा एक बार, क्लास एकदम क्लियर चल रही है, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? आप ही का नुकसान हो रहा है इसमें, इसमें आप ही का नुकसान है बेटा। अगर आप ये चीजें कर रहे हो, क्लास एकदम ठीक चल रही है, फिर भी आप लोग ये बोल रहे हो क्लास सही नहीं चल रही है, तो फिर बेटा इसमें किसका नुकसान है बच्चों? आपका नुकसान है। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? ये चीजें क्यों कर रहे हो? और लोग के हैं ना, चलो फिर पढ़ लो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताओ, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉ आपका पैथिक लॉरेंस, सर जॉन साइमन, जॉन साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, बताइए जल्दी से कौन नहीं था? या एबी अलेक्जेंडर? बच्चों ने आंसर मुझे दिया है कि मैम पैथिक लॉरेंस नहीं था, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि मैम जॉन साइमन नहीं था, क्योंकि जॉन साइमन तो साइमन कमीशन के साथ आया था, और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। उसके बाद भी आप लोगों ने आंसर, ज्यादातर बच्चों ने वैसे आंसर बी किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने ए भी किया है। तो बेटा अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, कैबिनेट मिशन से बनने वाले प्रश्न। बेटा जी कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन के समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का पीएम कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? और बेटा इस मिशन की अगर मैं बात करती हूं, तो पैथिक लॉरेंस जो है वो इस मिशन में अध्यक्ष बनकर आया था, यानी चेयरमैन था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स और आपका एबी अलेक्जेंडर, ये दोनों इसके दो अन्य सदस्य थे। यानी इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कुल सदस्य कितने थे, तो आप कहोगे कि कुल सदस्य थे इसमें 3, 1 + 2, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद भी बेटा
ब्रिटेन का पीएम कौन था? और ये कैबिनेट मिशन भारत, और भारत में कहां पर आया था? दिल्ली। तो बेटा जी ये कब आया था? और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? आखिर ये भारत में क्यों आया था? ये क्वेश्चन बेटा यहां से बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही बोला आपने कि मैम क्लीमेंट एटली इस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्लीमेंट एटली इस समय कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। किस पार्टी से था ये? तो आप कहोगे मैम लेबर पार्टी से था। किस पार्टी से था बेटा? तो आप कहोगे लेबर पार्टी से था मैम ये। ठीक है, और कब बना था पीएम? 1945 में बना था बेटा ये पीएम। ठीक है, और भारत का वायसराय इस समय कौन है? बेबेल था यहाँ पर। दिल्ली में ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया था। और इस मिशन के दो उद्देश्य थे। पहला, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, फॉर्म्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसको करना था। और दूसरा, जब तक भारत का संविधान नहीं बनता और प्रॉपर इलेक्शन होकर सरकार नहीं बनती, तब तक के लिए क्या करना? अंतरिम सरकार का गठन करना, यानी कि फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। जल्दी से बताइए अंतरिम सरकार का गठन आपका जो है वो कब हुआ था? ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? बताइए जल्दी से बताइए बेटा। जिसको ब्लर दिख रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो वीडियो को, फिर क्लियर दिखने लग जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तरफ से कमी नहीं देखते, मेरी तरफ से बता देते हैं और क्लास एकदम सही चल रही होती है, और मैं आप लोगों के चक्कर में आके क्लास सही करने लग जाती हूँ। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। 2 सितंबर 1946 को, वेरी गुड। कब बना था? 2 सितंबर 1946 में। बेटा आप क्वालिटी कम करके बैठे रहते हो कि हमारा नेट कम खर्च हो, क्वालिटी कम कर लेते हो आप क्लास की। ठीक है, उसको बढ़ाओ। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आपके हर एक शिफ्ट में मैंने अभी तक कराया है, तो आपका आईएनसी से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि मैम बेलगांव, तो बेटा जी ये भी बता दो बेलगांव में कब किया था? और गांधी जी एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव में। एक ही बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। 1924 बेलगांव अधिवेशन। और त्रिपुरी में कौन बना था? तो मैम त्रिपुरी में आपका जो बने थे वो बने थे आपके जैसे एससी बोस। ठीक है, एक बार हरिपुरा में और एक बार त्रिपुरी में। 1939 में कौन बना था? एससी बोस बने थे। लेकिन एससी बोस ने क्या दे दिया? त्याग पत्र। तो मुझे बताओ इनके त्याग पत्र देने के बाद में यहां पर आईएनसी का अध्यक्ष कौन बना था? त्यागपत्र के बाद में आईएनसी का अध्यक्ष कौन बना था? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहिए। तो कौन बना था बेटा? जल्दी से बताओ, बताइए। बहुत बढ़िया मैम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था? लिखिएगा, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन, ऐसा कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन जहां पर अध्यक्ष पद के लिए, अधिवेशन जहां पर अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हुए थे, जहां पर अध्यक्ष के लिए क्या कराए गए थे? चुनाव कराए गए थे। और ये भी बताना कि चुनाव किस किस के बीच हुआ था, कौन सा आपका वो इलेक्शन था? बच्चा कह रहा है 1929, नहीं, गलत। 1929 नहीं था, यही वाला था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। किस किस के बीच इलेक्शन हुआ था? तो मैम पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के मनपसंद के व्यक्ति थे,
और दूसरी तरफ थे यहाँ पर एससी बोस, और एससी बोस की इसमें जीत हुई थी और वही यहाँ पर आपके अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और एससी बोस ने 1939 में यहां से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना कब और किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बेटा जी आपकी की गई थी 1939 में, और करने वाले थे एससी बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और बेटा इसमें क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल का विभाजन, नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। अब मुझे ये बता दो कि इस अधिवेशन में आपके अध्यक्ष कौन थे सूरत वाले में। सूरत अधिवेशन 1907 में आप मुझे बताएंगे कि अध्यक्ष कौन थे, और ये सूरत अधिवेशन पहले कहां पर होने वाला था, जो कि सूरत में नहीं, जो कि बाद में सूरत में हुआ। तो पहले रास बिहारी कौन थे, रास बिहारी घोष थे बेटा। कौन थे, रास बिहारी घोष। और ये जो आपका प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं, ये जो आपका सूरत अधिवेशन है ये पहले नागपुर में होने वाला था, नागपुर से कैंसिल कराकर इसको कहां पे किया गया, सूरत के अंदर किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुसंपन्न बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है। सुसंपन्न बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है, अगला प्रश्न है। जल्दी से प्रश्न को देख लीजिए और मुझे बताइएगा। बेटा ये जो सुसंपन्न बुर्ज है ये एक 6 मंजिला इमारत है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये 6 मंजिला इमारत है, 6 मंजिला इमारत। और बेटा इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करने वाला था शाहजहां, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो ये कहां पर है, आगरा के लाल किले में है। ठीक है, गोलकुंडा किले में नहीं है, आगरा के लाल किले में है। ए आंसर होगा इस प्रश्न का। क्या आंसर होगा बेटा, आप कहोगे मैम ए। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और जो शाहजहां है, ठीक है, इसके अंतिम दिनों में, इसके अंतिम दिनों में, इसके अंतिम दिनों में औरंगजेब ने, औरंगजेब ने इसे यही कैद करके रखा था, यही कैद करके रखा। किसको, तो बेटा मुगल बादशाह शाहजहां को। इसने अपने ही पिता को कैद ही कर लिया था, अपने ही पिता को कैद करके यहाँ पे रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिनों तक रहा था, तो बेटा अंतिम 7 वर्षों तक शाहजहां यहीं पर रहा था। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपका एक ऑप्शन दे रखा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो बेटा जी ये अकबर ने करवाया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, इसी बात पे जल्दी से बता दो। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है, तो मैम शाहजहां ने ही करवाया है। किसने करवाया है बेटा, आप कहोगे शाहजहां ने ही करवाया है। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर है, मतलब एक ऑप्शन है गोलकुंडा किला। बेटा गोलकुंडा किला की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सी ऑप्शन, गोलकुंडा किला। अगर मैं बात करती हूं तो इसे मूल रूप से किसने बनवाया था, मूल रूप से निर्माण काकतीय वंश के शासकों ने, मूल रूप से निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने, काकतीय वंश के शासकों ने, ध्यान से सुनना अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, काकतीय वंश के शासकों ने। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ तो मूल रूप से काकतीय वंश के शासकों ने इसे बनाया था 13वीं शताब्दी में। बाद में कुतुबशाही वंश ने, लिखिएगा, बाद में कुतुबशाही वंश ने, कुतुबशाही वंश ने इस किले को, इस किले को, इस किले को मजबूत किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इस किले को मजबूत किया और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया।
ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? किस वायसराय ने पारित किया था, बताइए। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? बहुत बढ़िया, जिसने बोला है मैम करजन। क्या आंसर होगा इसका? करजन। अब मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगी, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है बेटा। आंसर होगा करजन। बहुत बढ़िया, आगे आइए। मुझे बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? मुझे बताइएगा कि बंगाल विभाजन के समय पर, चलो वायसराय तो क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे बताइएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ? क्या हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? बताते चलिए जल्दी जल्दी आंसर, सारे कोई क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो घोषणा आप कहोगे कि मैम 19 या 20 जुलाई 1905 को आपका कर दी गई थी। और बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है बेटा, इसकी घोषणा कब और कहां हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में। ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका मतलब था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को बेटा जी शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को बेटा राखी दिवस भी मनाया गया था, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी थी। मुझे बताइए किसके कहने पर राखियां बांधी थी? ये भी आप ही को बताना है, ये भी आप ही को बताना है बेटा। ठीक है, राखी बांधी गई थी। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ ये बंगाल विभाजन जो है ये रद्द कब हुआ था? तो मैम 1911 में। क्या लगा था बेटा जी यहाँ पर? दिल्ली दरबार लगा था। और ये जो दिल्ली दरबार है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो दिल्ली दरबार किसके समय पर? हॉर्डिंग के समय पर, हॉर्डिंग के समय पर लगा था। और क्यों लगा था? क्योंकि आपका ब्रिटेन का किंग आया था जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम आया था और मैडम मैडम क्यूरी यहां पर आई थी। तो इसने आकर इस बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। और कहा था कि जो अभी तक आपकी कलकत्ता क्या थी? कलकत्ता बेटा 1911 तक भारत की राजधानी थी, भारत की राजधानी। तो इसको क्या कह दिया गया कि अब भारत की राजधानी 1912 में क्या बन गई भैया? दिल्ली बन गई। लेकिन दिल्ली राजधानी बनेगी इस चीज की घोषणा 1911 में ही हो गई थी। घोषणा 1911 में हुई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1912 में। और आपने बिल्कुल सही बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने क्या किया था? एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी अपनी एकता के प्रतीक के लिए। अब मुझे इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो कि इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन किन क्षेत्रों में कहा जाता है? बताइए, इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन किस जगह पे कहा जाता है? किस जगह पे कहा जाता है? और बेटा मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। बच्चा कह रहा है बंगाल में। और ध्यान रखना कि जिस दिन ये विभाजन हुआ उस दिन क्या किया गया? वंदे मातरम के नारे लगाए गए, वंदे मातरम गीत गाया गया। और वंदे मातरम, बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने बोला है कि वंदे मातरम आंदोलन मैम आंध्र क्षेत्रों में कहा गया, आंध्र तटीय क्षेत्र मतलब आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कहा गया। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? बेटा विधानसभा की जब हम बात करते हैं, विधानसभा, और बेटा जी जब इसकी बात होती है गठन की, तो विधानसभा आपके संविधान के आर्टिकल 170 में इसका गठन है। और विधानसभा की जब आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा आपका बी, यानी कि दिल्ली में। क्योंकि विधानसभा
28 राज्यों में है और बेटा जी केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिसमें से एक दिल्ली है, दूसरा लिखिएगा यहां पर पुदुचेरी है और तीसरा लिखिएगा बेटा जम्मू कश्मीर है। तीसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। मैम केवल 3 में क्यों है? क्योंकि बेटा आपकी विधानसभा के गठन के लिए कंडीशन होती है कि इसमें जो मैक्सिमम सीट होंगी, मैक्सिमम सीट्स वो कितनी होंगी? 500। और जो मिनिमम सीट होंगी वो कितनी होंगी? तो वो होंगी मैम 60। ठीक है, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में ही इतनी पॉपुलेशन है कि भैया यहाँ पर विधानसभा बन सके, बाकी में नहीं है। और इसके अपवाद भी हैं, इसके एक्सेप्शन भी हैं 60 के, जैसे गोवा हो गया बेटा, जैसे आपका मिजोरम हो गया। इनमें कितनी सीट है मैम? इनमें 40 सीट है। फिर आपका सिक्किम हो गया, इसमें कितनी सीट है? इसमें 32 सीट है। और एक आपका बेटा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो गया, जिसमें केवल 30 सीट है। मतलब ये अपवाद है, इसके 60 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। 40 नहीं हो, 40 किस किस में है? गोवा और मिजोरम में है। तो ये मैक्सिमम और आपका मिनिमम, ये क्वेश्चन भी विधानसभा को लेकर पूछा जाता है। और विधानसभा क्या होती है? तो विधानसभा बेटा राज्यों में जो होती है, ये विधानसभा आपका निम्न सदन होती है, लोअर हाउस होती है। इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। निम्न सदन, ओहो पूरा ही मिटाएगा अब ये। निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन होता है। और बेटा अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये आपका कैसा सदन होता है? तो यही आपका प्रसिद्ध सदन भी होता है, फेमस सदन होता है। यही आपका जनता का सदन होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बेटा। और यहाँ पे 18 या 18 वर्ष से आयु के जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो सब इसमें वोटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? वो सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। ठीक, आगे आ जाइए। और सबसे छोटी आपको दिखी रही होगी, अगर दोनों में देखेंगे यूटीज और स्टेट में तो पुदुचेरी, और केवल स्टेट में देखेंगे तो बेटा जी सिक्किम। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब नीति आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष मैम प्रधानमंत्री होता है। मुझे ये बताओ कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन नीति आयोग से यही आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नीति आयोग का एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है। तो आप मुझे यहाँ पे क्या आंसर करोगे बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर कर लूं बेटा मैं? सही सही बताना, गलत मत बताना, ठीक है, गलत हो जाएगा वरना। क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे कि मैम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और बेटा जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना कि नीति आयोग के आपके अध्यक्ष जो कि पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष आपको पता होने चाहिए कौन से। तो मैम उपाध्यक्ष में हमें फर्स्ट भी पता होने चाहिए और हमें लास्ट भी पता होने चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों पता होने चाहिए। फिर नीति आयोग की स्थापना पता होनी चाहिए। नीति आयोग की स्थापना जो कि सारे बच्चों ने लिखा 1 जनवरी 2015 को मैम हुई थी। और बेटा जी आपको ये बता दूं कि इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष का नाम लिखिएगा, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी थे। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया थे। और बेटा जी अभी लास्ट की नहीं कहेंगे, हम लास्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वर्तमान में कौन है। सॉरी, लास्ट नहीं लिखेंगे, कहेंगे कि फर्स्ट तो ये हो गए, तो वर्तमान में कौन है? तो बताइए बेटा, वर्तमान में आप कहोगे कि मैम सुमन बेरी है। वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष? तो आप कहोगे सुमन बेरी है। अरविंद पनगड़िया जी बेटा पहले उपाध्यक्ष थे और अभी कौन है? आप कहोगे सुमन बेरी हैं। अब आपको आगे बताऊं, ये जो आपका यहां पर लिखा है नीति आयोग, ये क्या है? ये थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का बौद्धिक संस्थान इसको कहते हैं।
इसका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी फर्स्ट कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। सिंधु श्री खुल्लर बेटा ये फर्स्ट आपके सीईओ थे। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में लिखिएगा वी आर सुब्रमण्यम। क्या लिखेंगे? वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम, ये इसके वर्तमान में आपके कौन है? तो आप कहोगे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नीति आयोग कैसी संस्था है? तो बेटा जो नीति आयोग है ये आप लिखेंगे गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है बेटा। और ये किसकी जगह बना है? तो योजना आयोग को समाप्त करके मैम नीति आयोग को बनाया गया है। ठीक बेटा, आगे आ जाओ, अगला प्रश्न। द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो किस महाद्वीप में स्थित है? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी से। क्या आंसर होगा? सीधा बता दो जल्दी से। तो बेटा ये आपका द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो आपका दक्षिण अमेरिका में है। आप कहोगे कि मैम ये हमारा साउथ अमेरिका में है। ठीक, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको जो आपका टिएरा डेल फ्यूगो है, जब हम इसकी बात करते हैं, टिएरा डेल फ्यूगो और आपका जो आपका इसको और मैगलन जनडमरू, इसको मुख्य भूमि यानी दक्षिण अफ्रीका से अलग करती है। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आ जाइए। देश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? भाई इनमें से कौन सा है जिसने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे ज्यादा बार जीता है? देखो अगर मैं बात करती हूं तो फीफा विश्व ये आपका मेंस फुटबॉल अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। शुरुआत कब हुई थी बेटा जी? 1930 में। ये पहला फैक्ट हो गया। अब किसने सबसे ज्यादा बार जीता है? तो आप कह रहे हो ब्राजील ने जीता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर किया है ब्राजील और कुछ बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पर कि मैम नहीं ब्राजील नहीं होगा, कुछ ने अलग आंसर किया है डी, ब्राजील होगा। बेटा कितनी बार जीत चुका है? 5 बार, 5 टाइम्स इसको जीत चुका है ब्राजील। शुरुआत हुई थी इसकी बेटा 1930 में। अब बात करते हैं कि पहला वाला किस किस के बीच में खेला गया था। तो बेटा देखो सबसे पहले ये उरुग्वे में खेला गया था, सबसे पहले उरुग्वे में खेला गया, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जब ये उरुग्वे में खेला गया था तो कौन कौन सी टीम इसमें शामिल थी, किसकी जीत और किसकी हार हुई थी? तो एक तरफ था इसमें उरुग्वे और दूसरी तरफ थी बेटा जी अर्जेंटीना, जिसमें आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना की हार और उरुग्वे की जीत हुई। तो ये पहला कहाँ आयोजित हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, सबसे ज्यादा बार इसको कौन जीत चुका है, ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, कितनी बार इसको जीता गया है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? आईट्यून्स, जीमेल, ब्लॉगर या यूट्यूब? बताइए इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? एक ही अलग अलग सा दिख रहा है मुझे तो। भाई जीमेल भी है, ब्लॉगर भी है, यूट्यूब भी है, लेकिन आईट्यून्स नहीं। एक ही अलग सा ऑप्शन था और एक ही अलग सा ऑप्शन होगा तो हम आराम से लगा सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होता है वो भी लिख लो। एक आपका एडसेंस, ये भी होता है, एडसेंस होता है। एक लिखिएगा डॉक्स होता है, एक लिखिएगा वेब टूलकिट होता है, वेब टूलकिट होता है, एक्सेट्रा कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? अब मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी ये आपको बताना है, साथ साथ आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन था, सह संस्थापक कौन था मतलब को फाउंडर,
जिन्ना कब शामिल हुए? जिन्ना कब शामिल? मुस्लिम लीग का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइज जिसको कब किया गया था? पुनर्गठन कब हुआ था? ये बताइए सारे। देखिए कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 को। कहां पर? ढाका, बांग्लादेश में। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। संस्थापक कौन था बताइए जल्दी से। संस्थापक कौन था? तो सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह खां थे। और सह संस्थापक वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क और बेटा आगा खां, ये सह संस्थापक सदस्य थे। जिन्ना कब शामिल हुए? 1913 में। जिन्ना ने इसका पुनर्गठन किया 1913 में और इसे बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कब बनी थी? तो मैम ये बनी थी 1913 में, जिन्ना के शामिल होने के बाद में। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि आप यहां ये बताओगे कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत ये किसने कहा था जिन्ना को? ये बताएंगे जल्दी से। किसने कहा था? बताइए जल्दी से। स्किप कर रहे हो? नहीं पता है? पंडित नेहरू जी का नाम आ रहा है? नहीं बेटा, सरोजनी नायडू जी ने कहा था, जिन्हें आप भारत की कोकिला कहते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी और कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संबंध में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? इसमें एक आपका ऐसा स्थान है जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा है बेटा? बताओ जल्दी से। यहाँ पे आंसर आ रहा है डी, आंसर आ रहा है सी। ठीक है, कुछ का आंसर आ रहा है बी। बेटा आंसर बी वाले बिल्कुल सही है। श्री पेरुम बुदूर ये आपका बिल्कुल सही है। और ये कहां पर है बेटा? तो आप कहोगे कि मैम ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर है बच्चे? तमिलनाडु में है। ये पूर्व पीएम यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी की हत्या, ये वही स्थान है। और इनकी हत्या हुई थी निर्वाचन के समय पर। ठीक है, इनकी हत्या किस समय पे हुई थी? तो आप कहोगे निर्वाचन के समय पर। और क्या है ये? प्रसिद्ध वैष्णव संत, प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुज की जन्म स्थल है। रामानुज का जन्म स्थान आपका यही है। उसके बाद में बेटा हम बाकी ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे श्री हरिकोटा, और एक ऑप्शन दे रखा है थुम्बा, और एक ऑप्शन दे रखा है अब्दुल। तो ये आपका श्री हरिकोटा तिरुवनंतपुरम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये यहीं पर है। एक यहां दे रखा है अब्दुल कलाम द्वीप, ये दे रखा है। तो बेटा जी जो अब्दुल कलाम द्वीप है, बात कर रही हूं, रुक जाओ। इसे व्हीलर द्वीप ओडिशा, इसे क्या कहते हैं? ये कहां पर है? इसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। और ये कहां पर है बेटा? ये है आपकी ओडिशा में। उसके बाद में थुम्बा, बच्चा पूछ रहा है थुम्बा बताओ। मैं थुम्बा लिखिएगा। ये आपका क्या है? इक्वे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन।
रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपका थुम्बा है। ठीक है, और ये आपका थुम्बा है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे? तो बेटा जी अभी आपसे पूछे हैं कि फर्स्ट कौन थे, तो बेटा वर्तमान भी इसी बात पे बता देना कि प्रेजेंट में कौन है। इसका आंसर बताएं और वर्तमान बताएं। बताइए, बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे क्या सारे ही बी करना शुरू कर दें? एक बच्चा है जिसने डी किया, उसका नाम मुझे दिखा नहीं, और उसने बिल्कुल सही किया है क्योंकि वीके यादव जी ही थे। वीके यादव जी आपके फर्स्ट रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ आपके वीके यादव, जिनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। और पता है कब बनाया गया था? 2020 में। 2020 में इन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ दोनों की पोस्ट दी गई थी। अब मुझे बताइए यहां पर कि आपका वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है। बच्चे ने बोल दिया कि मैम प्रेजेंट का हम सही बताएंगे, और प्रेजेंट में हमारे सतीश कुमार जी। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, कोई बात नहीं, फर्स्ट आपने गलत बताया, लेकिन अब से याद रखना, ठीक है? अब से याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है वो। जैसे कल पूछ रखा था, निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अगला, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? आपको अच्छे से पता है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, बेटा बताओ जल्दी से। अब यहां पे भी गलत करोगे तो तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए बढ़िया से। बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुछ बच्चे जैन धर्म भी इसका आंसर कर रहे हैं। बच्चों क्या मैं आपको दिख रही हूं? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से एक बार। सॉरी आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई। जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट करेंगे फटाफट से मुझे कि मैं आपको दिख रही हूं क्या। अगर मैं आपको दिख रही हूं तो बताइए जल्दी से एक बार। ठीक है, चलो मैं आपको पढ़ा रही थी ये वाला क्वेश्चन। बेटा मैं आपको बता रही थी कि जो आपका यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, तो बेटा जी हीनयान और महायान जो हैं वो आपके बौद्ध धर्म के पंथ हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बौद्ध धर्म के हैं। बेटा लाइट चली गई थी, बहुत तेज आंधी तूफान आया है, बहुत तेज आंधी तूफान आया है। अगली क्लास होगी या नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए शांति से पढ़ लो, ठीक है? बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, एकदम सारे कनेक्शन कट गए। ठीक, चलो अब मैं आपको दिख रही हूं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके दो धर्म हैं। जैसे एक मैं कह सकती हूं आपका हीनयान, और बेटा जी एक धर्म था आपका महायान।
ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे थे जैन धर्म, तो बेटा जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और बेटा जी दिगंबर। श्वेतांबर और बेटा जी दिगंबर, ये आपके दो यहां पे संबंधित हैं। अब ये जो बौद्ध धर्म है ये विभाजित कब हुआ था, तो बेटा चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये किसके समय हुई थी। पहला क्वेश्चन, किसके समय पर हुई थी, कहां पर हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसमें बेटा उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी वो कौन सी समिति थी जो आपकी, कौन सी चौथी समिति किसके समय पर हुई थी। तो आप कहोगे कि मैम ये हुई थी आपका कनिष्क के समय पर। और कनिष्क के समय पर कहाँ हुई थी, तो मैम कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसी में आपका बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। और बेटा अगर मैं अध्यक्ष की बात करती हूं तो वो थे आपके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात करती हूं तो वो थे आपके यहां पर लिखेंगे अश्वघोष। और बेटा इन्हीं अश्वघोष ने क्या लिखा है, इन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है, जिसमें क्या है, तो मैम जिसमें भगवान बुद्ध की जीवनी है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताओ जल्दी से। ये तो आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, और उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, तो 6 वर्ष तपस्या। ये ऑलरेडी मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता चुकी हूं। तो बेटा बिल्कुल सही है कि मैम गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी बच्चे, तो मैम गौतम बुद्ध ने की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बताओ जल्दी से बताइए कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है। बहुत बढ़िया मैम, गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे बेटा सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां पे क्या मिलता है, क्योंकि यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष इसी डेल्टा के अंदर बेटा मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा यहां पर जो नदियां हैं, ये जो नदियां क्या करती हैं, अवसाद लेकर आती हैं और एक त्रिभुजाकार बेटा जी क्या लगाते हैं, आकृति यहां पर बनाती हैं। बिल्कुल सुंदरी नामक वृक्ष यहां पे मिलता है और सुंदरवन डेल्टा इसको कहा जाता है। इसी बात पर बता दो ये कहां पर है, इसी बात पर बता दो कि ये कहां पर है। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहिए कि ये डेल्टा कहां पर मिलता है। और यहां पे क्या मिलता है, रॉयल टाइगर जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेरी गुड कि मैम ये वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे आपका क्या मिलता है, रॉयल टाइगर, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर लगा रही हूं। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और बेटा वर्तमान में भी आपके अभी वही हैं। तो कौन आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं, बच्चे ने आंसर करना शुरू कर दिया कि मैम यहां पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। मीरा कुमार कौन थी, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा थी, यानी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और बेटा जी ये सेकंड फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। सेकंड फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन बनी है, तो आप कहोगे वो बनी है सुमित्रा महाजन। अब बात करते हैं कि आपके जो आपके, ध्यान से सुन लो बेटा, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने ये नहीं बोला है कि आपका, पहले मेरी बात सुनो। जगदीप धनखड़ वाले जो बच्चे हल्ला मचा रहे हैं वो मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 2020 तक,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2020 तक। जगदीप धनखड़ वाले बच्चे जरा शांति रखें बेटा, ये 2020 तक कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। अब आप मुझसे बोलोगे कि वर्तमान में कौन है, तब मैं बोलूंगी कि जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ ये वर्तमान में है। और अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने हो सकता है गलती से बोल दिया हो, क्षमा प्रार्थी हूं, शायद वर्तमान मेरे मुंह से निकल गया हो, तो वर्तमान में ये है। अब मुझे इसी चीज पर मुझे एक चीज और बताओ कि आपके वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ये भी मुझे बताओ। और ये भी बताना कि फर्स्ट कौन थे। बेटा सॉरी अगर मेरे मुंह से वर्तमान वेंकैया नायडू निकल गया, माफी चाहूंगी। कौन है, ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं। और बेटा अगर मैं फर्स्ट बोलूंगी तो जीवी मावलंकर जी हैं। अब बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जी के बारे में क्वेश्चन है। तो बेटा एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 63, जिसमें कहा गया है कि भारत में कौन होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 64 जो कि बहुत अच्छी बात कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर एक ही बात है बेटा। अगर मैं बात करती हूं 64 की, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही कौन होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब ये उसके सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी उसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा सदन है कि उसका जो आपका अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी उसका अध्यक्ष होता है। तो बेटा वो आपका आर्टिकल 64 में आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। इसी बात पर बता दो कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, बताइए जल्दी से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, यूएस से। बहुत बढ़िया, कहां से लिया गया है, यूएसए से। अगला प्रश्न, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है, बताइए। क्या वो इंटरप्रेटर है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो असेंबलर है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेटा कंपाइलर वाले बच्चों का सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आंसर होगा आपका, आप यहां पे कहेंगे मैम बी इस नहीं सॉरी कंपाइलर नहीं असेंबलर, सॉरी आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का असेंबलर, क्योंकि वो आपका असेंबलर है। असेंबलर ये काम करता है। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है, तो वो बेटा असेंबलर का काम होता है। असेंबलर, सी यहां पर आंसर होगा असेंबलर। नेक्स्ट आ जाइए अगला, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं और वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बड़ा फेमस है, तो बता दो वो कौन सा है बेटा, बता दो जल्दी से वो कौन सा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये कहां पर है मैम, असम में है। और ये किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा यहां पर बहुत मिलता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये यहां पर प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को में बेटा जी 1985 में शामिल हुआ था। ठीक, अब दे रखा है कान्हा नेशनल पार्क आपका सबसे पहले, तो यहां पर क्या मिलता है, ये आपका सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में है। और यहां पर क्या मिलते हैं, तो बेटा जी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बाघ के लिए। फिर दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा लिखा हुआ है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कर्नाटक में और टाइगर के लिए फेमस है, कर्नाटक में है मैम।
और यहाँ पे भी टाइगर मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में है। और आपको मैंने बताया कि ये किस झील पर है? लोकटक झील पर। और ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको कई बार इसी क्लास के अंदर बता दिया है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में आपका मिलता है। और ये किसके लिए फेमस है? संगाई हिरन के लिए। किसके लिए फेमस है ये? तो आप कहोगे कि मैम संगाई हिरन के लिए, संगाई हिरन के लिए ये फेमस है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। 18 का ए होगा? नहीं बेटा, 18 का सी होगा। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूं इसको। 18 का सी होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहां क्या लिखा है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैम NK सिंह जी या नंद किशोर जी इनको कहते हैं। अब बेटा मेरी बात को सुनना, अगर मैं आपसे बात करती हूं आपका वित्त आयोग की, सिर्फ वित्त आयोग की, तो बेटा वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है। और इसका आप बताएंगे कि कार्यकाल कितना होता है, आप बताएंगे इसका गठन कौन करता है, आप बताएंगे इसमें कुल सदस्य कितने हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये 15वें आपके थे, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या बोला? आर्टिकल 280 में 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और गठन करते हैं मैम राष्ट्रपति जी। और इसमें कुल सदस्य होते हैं 3, एक होते हैं अध्यक्ष, और सॉरी 3 नहीं 5, एक होते हैं इसमें अध्यक्ष और 4 होते हैं इसमें अन्य सदस्य, 4 होते हैं बेटा इसमें अन्य सदस्य। और जो 16वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम है अरविंद पनगड़िया जी, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया जी। तो ये आपका वित्त आयोग जो कि आपका प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके द्वारा गठित होता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा बेटा जी ये गठित किया जाता है। इस बात को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाती हूं, नेक्स्ट। आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में। आसान प्रश्न है। शास्त्रीय नृत्य में आपको कई बार बता चुकी हूं, आपको बता चुकी हूं इसके बारे में। ठीक है, केरल में कौन कौन सा होता है? तो मैम मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम होता है। और उसके अलावा कथकली होता है। ओडिशा में ओडिसी होता है। बेटा इसका जो आंसर था वो क्या था आपका? ए। ठीक, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। आगे आइए अगला क्वेश्चन। बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, गलत बात। और इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने की थी बेटा, और कब की थी जल्दी से बताओ? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने नहीं की थी। और बिल्कुल 1875 में मैं मुंबई में की थी। 1875 में कहां पर की थी? मुंबई। ठीक है, यहां पर इन्होंने इसको स्थापित किया था, आर्य समाज को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो,
इन्होंने वेदों के महत्व को लोगों को समझाया जिन वेदों को ये भूल गए थे। इन्होंने ही तो कहा था गो टू बैक वेदास। इन्होंने क्या किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने ही की थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इन्हीं की रचना है, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है बेटा, बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि नेट जो है, मैं तो ये शुक्र मना रही हूं कि इतनी आंधी तूफान में नेट चल रहा है। बेटा अपलोड हो चुकी है, शिवी सैनी अपलोड हो चुकी है। बिल्कुल सही है कि इनके अगर हम बात करते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। ठीक, बिल्कुल आपने सही बोला है, बिल्कुल बढ़िया आपने बोला है। अब आते हैं बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। सह सभी मानवों की समता में विश्वास रखते थे राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, उन्हें आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इनका जो आपका कहेंगे कि मैम इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। और बेटा आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 15 के बीच में हुई थी। और एक इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज इन्होंने कब बनाया था? 1828 में। ठीक है, आत्मीय सभा कब बनी थी? 1814 से 15 के बीच में। और ब्रह्म समाज बनाया, इन्होंने क्या किया था मैम? सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध इन्होंने ही किया था। और बेटा इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था? इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु बेटा इंग्लैंड ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको राजा की उपाधि देने वाला था अकबर द्वितीय। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आयुष्मान योजना के बारे में बेटा जी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा कह रहा है मैं इसको स्किप करूंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बेटा जी बिल्कुल यहां पे बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। ये इसमें गलत है। आयुष्मान भारत की एक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया है। बाकी जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। इसकी अगर मैं बात करती हूं शुरुआत की, तो शुरुआत कब हुई थी? आप कहोगे 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और बेटा जी इसमें क्या किया गया है? किसने कहां से शुरू हुई थी? तो बेटा इसको शुरू किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये शुरू हुई थी रांची झारखंड से। मोदी जी द्वारा रांची झारखंड से बेटा इसको शुरू किया गया था। ये प्रश्न भी बन सकता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो इसके तहत आप कहोगे कि देश के 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। देश के 10 करोड़ परिवार इसमें शामिल होंगे। और 10 परिवार इसमें शामिल होंगे, जिसमें 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। और बेटा ये जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, इसे आपका क्या कहते हैं? तो इसे आरोग्य, आप कह सकते हो कि इसे पीएम जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना, ये इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्या है? भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य की है? बेटा आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। और मुझे यह जरूर बताना
कि इसमें दूसरी किसकी होगी। एक तो आपने बता दिया, चलो भैया गुजरात है। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो तट रेखा की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही है कि मैम यहां पर तट रेखा किसकी है, गुजरात की। गुजरात के बाद किसका नंबर आता है, आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पर मैम तमिलनाडु हो जाएगा, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। लेकिन अगर बेटा मैं बात करती हूं तो ये तो हो गया ओल्ड डेटा, ये ओल्ड डेटा हो गया। अब आपकी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पर गुजरात होगा और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। क्यों होगा, क्योंकि तट रेखा की जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि वो बढ़ चुकी है। और कहा गया गृह मंत्रालय द्वारा कि जो आपकी पुरानी थी वो 751.16.67 सी, और इससे बढ़कर ये कितनी हो गई है, तो इससे बढ़कर हो गई है 0098 किलोमीटर। तो आपका दूसरे नंबर पर जो स्थान आ गया है वो तमिलनाडु का, और तीसरे नंबर पर पहुंच गया आंध्र प्रदेश। तो इसमें वृद्धि हो गई है इतनी। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। बेटा ये एक जहरीली गैस थी जो कि आपकी बहुत बुरी तरह से फैली थी, और आप कह रहे हो कि मैम इसका आंसर सी, जो कि गलत है, क्योंकि इसका आंसर बी जो कि कुछ बच्चों ने किया है, यूनियन कार्बाइड। प्यारे बच्चे इसमें यहां पर आंसर हो जाएगा। और ये घटना कब घटी थी, तो आप कहोगे 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में, जिससे आपका पूरा जहरीली गैस है वो पूरे भोपाल के अंदर फैल गई थी, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु, कहा जाता है कि 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोगों की बॉडी पर क्या हुआ था, ठीक है, लोगों की बॉडी जो है ना, अगर हम उसकी बात करते हैं तो कुछ लोगों की बॉडी जल गई थी, बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे, अंधे हो गए थे, और इसका प्रभाव आज तक वहां के लोगों पर देखा जाता है। और ये सब किसकी वजह से हुआ था, कंपनी की लापरवाही की वजह से, और इस पर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, जब मैंने देखी थी ना तो मुझे ये लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, इतनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक सेक्शन उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही है मैम, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और बेटा इसको नष्ट किसने कर दिया था, इसको नष्ट किसने कर दिया था, और आपको पता होगा कि चीनी यात्री हेनसांग यहां पे अध्ययन करने आया था। चीनी यात्री हेनसांग क्या करने आया था बेटा, अध्ययन करने के लिए आया था, अध्ययन करने आया। और आपको मैं ये भी बता दूं बेटा कि जब ये यहां पर अध्ययन करने आया तो उस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर यानी कुलपति थे शीलभद्र जी, शीलभद्र जी थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि इसको नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय को, बख्तियार खिलजी में। और यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो बेटा ज्यादातर तो वैसे महायान, जो आपका बौद्ध महायान शाखा है उसकी दी जाती थी। ठीक है, इसके ऊपर आप डालोगे तो मिल जाएगी क्रेजी कि भोपाल, ऐसे मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी आप डालोगे तो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हेनसांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। और लगभग कहा जाता है कि 19 महीने उसने इस विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन किया था। और ये बौद्ध शिक्षा का बहुत फेमस जो है उस टाइम पे स्थान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बेटा अंबेडकर जी तो कभी भी अध्यक्ष बने ही नहीं थे, तो ये ऑप्शन तो पहले ही आउट हो गया।
महात्मा गांधी जी केवल एक बार बने थे 1924 में बेलगांव में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यहाँ पे सरदार पटेल जी आपके इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये आपका कहां पर हुआ था, कराची में हुआ था। और आपको एक और चीज बताऊं, गांधी जी को इस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं, ये इनके वर्ड्स थे। और ये लोगों ने काले झंडे क्यों दिखाए थे, तो आप कहोगे क्योंकि मैम इनकी ऐसा लगता था लोगों को कि गांधी जी ने जो आपके भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को जो फांसी हुई थी वो इनकी वजह से हुई थी, क्योंकि इरविन के साथ जब इनका समझौता हुआ तो इन्होंने उनसे कोई भी बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा जी 20 प्रश्न का उत्तर होगा। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की जाने लगी थी लोगों के द्वारा, मूल अधिकारों की बात की गई। उसके बाद में बेटा अगर मैं बात करती हूं तो यही वो अधिवेशन था जिसमें कहा गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज की यहां पर बात की गई थी कि भैया आपका इसका प्रयोग हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जी हाँ, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी और जो राजगुरु जी उनको फांसी हो गई थी। और गांधी इरविन समझौता बिल्कुल सही है, 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत गांधी जी लंदन में भी गए थे। मैडम जी दाल रोटी खाओगी क्या, जी बिल्कुल खाऊंगी, लेकिन उस दिन आकर खाऊंगी जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन लेकर आओगे और कहोगे मैम हमारे घर आना, तो बिल्कुल आऊंगी, लेकिन पहले सिलेक्शन लो। ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन। भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। देखो अगर आप यहां पे देखोगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि कौन कौन से आपके वो केंद्र हैं, तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हो कि मैम आपने बताया था व्हीलर आइलैंड जो कि आपका उड़ीसा में है, और ये आपका इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 2015 में नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप। नाम कब बदला गया इसका, 2015 से हम इसको क्या कहते हैं, 2015 से अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने बोला है यह प्रशांत महासागर के सतही जल का सामान्य रूप से गर्म होता है, गर्म होना है, तो बिल्कुल सही है, यहां पे आंसर डी होगा। और अल नीनो से पता है क्या होता है, मान लीजिए एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और यहां पे वर्षा कम होती है, तो इससे उल्टा हो जाता है, यहां पे वर्षा कम होने लग जाएगी और यहां पे वर्षा ज्यादा होने लग जाएगी। ये भी अल नीनो का इफेक्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था, बताइए जल्दी से भाई। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, आज ही की क्लास में लिख करवाया है। मन तो ऐसा करता है ये सी और बी वालों के कि काश तुम मेरे सामने होते। आज ही बताया है कि कैबिनेट मिशन इसके लिए आया था और संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस संविधान सभा के लिए क्या हुआ था, इसके गठन के लिए मैम निर्वाचन हुए थे। निर्वाचन कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष हुए थे। और एक प्रतिनिधि पर आप मुझे होमवर्क में आज क्वेश्चन बताएंगे, आप मुझे होमवर्क में क्वेश्चन बताएंगे कि कैबिनेट मिशन के अनुसार, होमवर्क का क्वेश्चन सुन लो, कैबिनेट मिशन के अनुसार
एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? कितनी जनसंख्या पर था? कितनी जनसंख्या पर था? यह होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और बेटा कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 18 का ए ही होगा। सुनो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, तब जाना एग्जिट करके। अब इसको लेकर आप मेरे को रुक जाओ, मैं चेक कर लेती हूं इसको एक बार, 1 मिनट रुको। आंसर कर लीजिए ए। इसका आंसर ए कर लेना बेटा। इंटरप्रेटर चेक कर लिया है मैंने, ए, ठीक है। इसको कट कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।